हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन एक बार फिर आपके बीच अपनी नई कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है याददाश्त। रात के सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। रह रहकर गली के मुहाने पर कुत्ते के भौंकने की आवाजें आ रही थीं या फिर विशाल के खर्राटों की। नम्रता धीरे धीरे अलमारी से सामान निकालकर नीचे रखती जा रही थी और बीच बीच में मुड़कर विशाल को देख लेती कि कहीं उसकी नींद तो नहीं खुल गई। अजीब सी बेचैनी उसकी पेशानी पर लकीरें बना रही थीं। अलमारी करीब आधी खाली हो चुकी तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई और वो जल्दी जल्दी घबराकर सामान निकालने लगी। उसी घबराहट में उसके हाथ से फिसलकर लकड़ी की नक्काशी वाला कश्मीरी डिब्बा जमीन पर आ गिरा। डिब्बे में सहेजी बचपन की यादें बिखर गईं। यादों को सहेजने में छोटे छोटे सामान भी कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। वो लकड़ी की फिरंगी, ट्रेन के इंजन वाला शार्पनर, उसकी पहली गुड़िया, शीशे वाला छोटा सा स्टार जिसमें रेनबो कलर दिखता था, जिसे उसने स्कूल के पास वाली दुकान से खरीदा था, वो तो गिरते ही टूट गया और साथ ही विशाल की नींद भी। क्या कर रही हो इतनी रात को? और ये सब सामान क्यों बिखेर रखा है? घड़ी देखो, 2 बज रहे हैं। अभी तक सोई क्यों नहीं? वो मैं अपनी कुंदन वाली ज्वेलरी खोज रही हूँ। उस दिन शादी में पहन कर गई थी ना। रात ज़्यादा हो गई तो कपड़ों की अलमारी में ही रख दी थी। अब मिल ही नहीं रही है, वही खोज रही हूँ। कई बार देख चुकी हूँ, इसीलिए सारा सामान निकाल कर देख रही हूँ। कहीं और रख दिया होगा तुमने। तुम्हें याद ही कहाँ रहता है? और देखना ही था तो सुबह देख लेती। इस तरह इतनी रात को खुद की भी नींद खराब कर रही हो और मेरी भी। सुबह कब देख लेती मैं? आँख खुलते ही तो काम शुरू हो जाता है। घर, ऑफिस, मीटिंग का प्रेशर, सब तो देखना होता है। तुम सो जाओ, अब कोई आवाज नहीं होगी। कहते हुए नम्रता बिखरी यादों को डिब्बे में सहेजने लगी। टूटे स्टार का कांच उंगली में चुभ गया, लेकिन उससे ज्यादा चुभन दे गए विशाल के शब्द, तुम्हें याद ही कहाँ रहता है। वो फिर अलमारी में ज्वेलरी खोजने लगी और सोचने लगी, तुम भूल गई होगी, तुम्हें याद नहीं, याददाश्त कमजोर हो गई है। ऐसे वाक्य उसकी जिंदगी से ऐसे जुड़ गए थे जैसे फेविकोल का मजबूत जोड़। कभी विशाल तो कभी बेटा रोहन उसकी दिमागी हालत का एहसास करा ही देते। दिन रात इन्हीं वाक्यों से घिरी नम्रता को भी अब ये लगने लगा था कि शायद यही हकीकत है। भूलने की आदत है मुझे, यही एक बात, कोई भूलने नहीं देता मुझे। भावनाओं में डूबी उसकी तलाश सफेद रुमाल में लपेट कर रखी उसकी ज्वेलरी पर आकर रुकी। खोल कर देखा, वही कुंदन का सेट। सुकून पाने की 2 वजह मिल गई। एक ज्वेलरी मिल गई, दूसरी उसे अपनी स्मरण शक्ति पर भरोसा। वो बहुत खुश थी। उसे याद था उसने ज्वेलरी वहीं रखी थी। जल्दी जल्दी उसने सारा सामान वापस अलमारी में रखा और सोने चली गई। लेकिन आंखों में नींद न थी। आंखों में पिछले दिनों की तस्वीरें उभर रही थीं। पिछले कोई 6-7 महीनों से अक्सर वो छोटी छोटी बातें भूल जाया करती। 7 महीने पहले प्रमोशन के साथ ही भूलने की बीमारी ने भी उसके घर में कदम रखा। आसान नहीं था घर ऑफिस सब मैनेज करना। शरीर से ज्यादा दिमाग थकान महसूस करता। उस दिन दोपहर में विशाल ने फोन कर बताया, शाम को टाइम पर घर आ जाना, मिस्टर पारिक के घर पार्टी में जाना है। उसे भी अच्छा लगा। मिसेस पारिक अच्छी लेडी हैं, कहीं नौकरी नहीं करती, विशुद्ध भारतीय महिला, लेकिन पढ़ने का शौक खूब है उन्हें। अथाह ज्ञान सागर है। बच्चों की परवरिश में जीवन समर्पित कर दिया। उनसे मिलना, उनके साथ बातें करना नम्रता को अच्छा लगता था।
लेकिन शाम तक उसकी स्मरण शक्ति ने फिर धोखा दे दिया। उसने खुद ही मीटिंग बुला ली। विशाल को मैसेज किया, आने में देर होगी, खाना खा लेना। घर पहुंची तो बेटे रोहन ने तल्ख स्वर में बताया, पापा को बहुत बुरा लगा है आज। अकेले ही पार्टी में गए, आपको जाना नहीं था तो पहले ही मना कर देती। वो चुपचाप उसका मुंह देखती रही। उसने जानकर तो ऐसा नहीं किया। अगर वो भूल गई तो विशाल उसे याद भी तो दिला सकता था। छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती थीं। कभी कुछ रखकर भूल जाना, कभी रोहन को जगाना, कभी आते वक्त सामान लाना और उसके साथ स्टिकर की तरह चिपका वाक्य, तुम फिर भूल गई होगी, आज फिर भूल गई ना, बादाम खाया करो, अरे किसी डॉक्टर को दिखाओ। रोहन का व्यवहार भी दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। गलती उसकी भी नहीं थी, जैसा देख रहा था वैसा ही कर रहा था। पहली बार जब रोहन ने ऐसे बात की थी, अगर उस वक्त ही विशाल ने उसे रोका होता तो शायद आज उसकी ये बातें इतनी पीड़ादायी न होती। लेकिन उस रात की बात च्युइंगम की तरह कुछ लंबी ही खिंच गई। दूसरे ही दिन बाप बेटे ने तय किया न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया जाए। शाम 6 बजे का अपॉइंटमेंट है, ऑफिस से सीधे वहीं पहुंच जाना, भूल मत जाना, विशाल ने बताया। तो पीछे से रोहन बोला, आप अलार्म लगा लो अपने फ़ोन में, नहीं तो भूल ही जाओगी। नम्रता ने रोहन का टिफिन बैग में रखते हुए बेमन से हाँ में सिर हिलाया। तो रोहन बोला, लाओ अलार्म मैं ही लगा देता हूँ, नहीं तो आप ये भी भूल जाएंगी। कहते हुए फ़ोन उसके हाथ से ले लिया। वो आहत हुई। दिल करता है कभी पूछूं, मुझे जो तकलीफ़ होती है हर दिन, तुझे क्या महसूस भी नहीं होती। शाम को नियत समय से पहले ही वो डॉक्टर के पास पहुंच गई। डॉक्टर ने कुछ सवाल किए, कुछ टेस्ट करवाए और एक बड़ी संजीदगी से रोगिणी का तमगा लगाते हुए डिमेंशिया की शुरुआती लक्षण बताए। सुनकर रोहन और विशाल भविष्य की कल्पना में डूब गए। डर तो नम्रता भी गई थी, पर वो चिंतित नहीं थी। अब घर का माहौल और बदल गया। अब जो कुछ वो न भी भूली हो या किसी और की भी गलती हो, उसके लिए भी वही जिम्मेदार होती। अब तो काम वाली बाई भी उसे बड़े प्यार से समझा देती, भाभी आप भूल गई होगी। अब उसको कहे जाने वाले स्लोगन बदल गए। अब उसे प्यार से समझाया जाता, हो सकता है तुम भूल गई हो, तुम्हें याद ना हो, ऐसा होता है। सुनकर उसका दिल आहत हो जाता, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसे कोई बीमारी है। डॉक्टर ने रात में खाने की एक दवा दी थी, जिसे वो चुपके से फेंक दिया करती। वो अक्सर सोचती, घर में ही क्यों सब कुछ भूल जाती है, ऑफिस में क्यों नहीं। और आज जब उसे अलमारी से अपनी ज्वेलरी मिली तो उसे विश्वास हो गया कि उसकी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, उसे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो कुछ भूल क्यों जाती है। दूसरे दिन सुबह उसने गूगल सर्च करके साइकेट्रिस्ट का नंबर निकाला और अपॉइंटमेंट फिक्स किया। ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर 3 बजे पहुंच गई। डॉक्टर अचला ने बहुत ध्यान से उसकी बातें सुनी, फिर हंस दी, बोली, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है। जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर काम का प्रेशर ज़्यादा होता है तो भूलने की समस्या होना स्वाभाविक है। लेकिन डॉक्टर, मेरे पति तो मुझसे ज़्यादा ऊंचे पद पर हैं, उन पर भी तो काम का प्रेशर होता है, लेकिन वो तो नहीं भूलते। सही कहा आपने। लेकिन जिम्मेदारियां अगर एक ही तरह की हों तो उसे संभालना आसान होता है। आप दोहरी जिम्मेदारी निभा रही हैं। आपके लिए जितना महत्व ऑफिस के काम का है, उतना ही महत्व घर का भी है। एक वर्किंग वुमेन को घर, परिवार, रिश्तेदार सबको खुश रखना पड़ता है, और ऑफिस में बॉस को।
आप ऑफिस में इसलिए कुछ नहीं भूलती क्योंकि वहाँ आपके अंडर में बहुत से कर्मचारी हैं जिनका सहयोग आपको प्राप्त है। घर में इसी सहयोग का अभाव है और अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा। सबको खुश रखने की चाहत में आप इतने ज़्यादा भावनात्मक दबाव में हैं जिसकी वजह से आप कभी कभी कुछ भूल जाती हैं और आपसे सबकी अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा हैं कि उन्हें लगता है आपको तो गलती करने का हक है ही नहीं। इसीलिए एक छोटी सी भी भूल बड़ी लगती है। आपकी भूल को गिनाया जाता है। आप ध्यान दीजिए तो आपसे ज़्यादा बार आपके पति या आपका बेटा बहुत सी बातें भूलते होंगे। डॉक्टर रचना ने बहुत प्रेम से समझाया तो नम्रता की आंखें नम हो गईं। डॉक्टर ने पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया। पानी पीकर कुछ रिलैक्स होकर पीठ कुर्सी पर टिका दी। कुछ ही पल बाद सिकुड़ती भौं के साथ चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। बोली, डॉक्टर मैं तो समझ गई पर घर वालों को कैसे समझाऊं? उन्हें तो पूरा विश्वास हो गया है कि मुझे डिमेंशिया है। उन्हें अगर मैं आपसे मिलवाती हूँ और जो बातें आपने मुझसे कही उन्हें कहने पर लगेगा कि मैंने शिकायत की, क्योंकि उन्हें तो लगता है कि वो कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं। कुछ देर सोचकर डॉक्टर अचला बोली, आप सबसे पहले घर में कैमरे लगवाइए और मोबाइल में बातों को रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिए। नम्रता आश्वस्त हो चेहरे पर खुशी के भाव लिए घर आ गई। दूसरे ही दिन घर में कैमरे लगे। पहले विशाल ने विरोध किया। कमलाबाई रोहन के आने तक घर में अकेले रहती है, क्या करती है, उसकी निगरानी के लिए सहमत हो गए। डॉक्टर अचला की सलाह काम कर गई। अकेले नम्रता से गलती न होती। अब सबकी गलतियां उजागर होने लगी थीं। अब नम्रता की याददाश्त पर उसे बादाम खाने की सलाह नहीं देता कोई। धीरे धीरे नम्रता भावनात्मक दबाव से बाहर आने लगी। विशाल को लगता दवाइयों का असर है, जो नम्रता अब बहुत कम बातें भूलती है। लेकिन ये उसका आत्मविश्वास था जो उसने खुद को सिद्ध किया। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।